हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जो बेसिक मैथ्स है उसका जो मार्च 2022 के लिए जो मॉडल पेपर दिया है गुजरात बोर्ड ने, उसका सेक्शन ए मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हो। और उसका सेक्शन बी हम करेंगे आज। 24 तक क्वेश्चन हमने किए थे। अब सेक्शन बी जो है वो 25 से लेकर 38 यानी कि 14 क्वेश्चन है टोटल, पर आपको उसमें से करने हैं केवल 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में डिस्कस किया जाएगा फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। अब और एक और बात करते हैं कि जैसे ही वीडियो फिनिश होगा 38 क्वेश्चन जो मैं करवा दूंगा, उसके बाद एक छोटा सा एनालिसिस किया है मैंने सेक्शन बी के ऊपर, तो आप वो देख लीजिए, वो शायद आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सारे ये सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है आपके 2 मार्क्स के लिए है। तो देखो, फाइंड द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल हमें दिया है x² + 7x + 10, उसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि क्वाड्रेटिक है, जितनी डिग्री होती है उतने जीरो मिलते हैं। तो इस इक्वेशन के हमें 2 जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो p of x = x² + 7x + 10। तो इसे हम फैक्टराइज करके लिखेंगे। 7x को हम कैसे लिख सकते हैं? 5x + 2x। उन्हीं का ही मल्टीप्लाई क्या होता है? 10 × x² होता है, 5x × 2x। इस तरह से वो डिवाइड किए जाते हैं। अब पहले दो टर्म में से x कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा? x + 5। ये जो 2x और 10 है उसमें से 2 बाहर निकलेगा, तो 2 बाहर और अंदर x + 5। तो x + 5 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x + 5 x + 2। तो हमें 0 मिल गए। x + 5 = 0 लिख लो, x + 2 = 0 लिख लो। तो हमें 2 वैल्यू मिलेगी, x = -5 एंड x = -2। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो, ये 2 तरीकों से होता है, मैं दोनों ही तरीकों से समझाऊंगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझना। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली 4 और 1 होता है। यानी कि उसका सम जो है वो 4 होता है, जो जीरोज है उसके, एंड प्रोडक्ट जो है वो 1 है। तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि सम ऑफ जीरो के लिए फॉर्मूला है हमारे पास α + β = -b/a, और प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला है α β = c/a। ये किसके लिए है? तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, p of x = ax² + bx + c। तो मुझे a, b और c फाइंड करना है, तो मुझे मेरा पोलिनोमियल मिल जाएगा। तो चलो करते हैं हम। तो जैसे कि अल्फ़ा + बीटा, तो हमें सम कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। अल्फ़ा और बीटा हमारे 0 है, जिनका सम हमें दिया है 4 -b/a। अब मुझे a, b और c की वैल्यू चाहिए, इसलिए ये जो नेगेटिव है मैं उसको अपोजिट साइड भेज देता हूँ। तो -4 और उसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? b/a। तो इसका मतलब b की वैल्यू मुझे कंपेयर करो सामने सामने, -4 और a की वैल्यू मिली 1। सिमिलर पैटर्न पे जो प्रोडक्ट मुझे दिया है 1 है, और c, और नीचे a की वैल्यू हम लेके आए यहाँ पे, जो यहाँ पे रख देते हैं, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 × 1 = 1। तो मुझे मिल गई a, b और c। हम यहाँ पे रख देते हैं। a क्या हुआ? 1, यानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। b -4 है, तो यहाँ पे माइनस लगाओ, प्लस c = 1। ठीक है, तो ये मिल गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हमें बात की थी। अब दूसरा एक फॉर्मूला है जो ऑलरेडी हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस फॉर्मूले को हम देखते हैं। देखो, ऐसा कोई फॉर्मूला है कि p of x = x² - sum of zeros into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। आपका सेकंड एक्सरसाइज के प्रीवियस में मिल जाएगा। तो देखो, उस तरह से देखें तो डायरेक्ट आंसर आता है। x² - सम ऑफ जीरोस क्या है? मुझे 4 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है? 1 है। एक ही स्टेप में आंसर फिनिश हो गया। ठीक है, तो आपको दोनों ही मेथड ध्यान में रखनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integer is 306. Formulate the quadratic equation whose roots are these integers. ओके, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का है। अब कंजिक्यूटिव किसे कहते हैं? तो जैसे कि मान लो ये 1 2 3 4 है, तो ये कंजिक्यूटिव हुए क्योंकि एक के बाद एक आ रहा है। देखो, 1 के बाद 2, तो +1 करके 2 आता है। 2 से 3 कैसे आता है? +1 करके। यानी एक इंटीजर में अगर +1 करके दूसरा इंटीजर आए तो उसे हम कहते हैं कंजिक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमें नहीं पता कौन से यहाँ पे जिनका प्रोडक्ट 306 होता है, तो मैं फर्स्ट इंटीजर x ले लेता हूँ, दूसरा x + 1। दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना दिया है? 306। तो x × x + 1 = 306। तो x × x क्या हो जाएगा? x²। x × 1 क्या हो जाएगा? x। और ये जो 306 है उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो नेगेटिव हो जाएगा।
अब बस हमें इसका स्प्लिटिंग करना है 306 से मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो 18 7 होता है और बीच में प्लस है तो 18 प्लस रहेगा और माइनस 17 रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में जो कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म जो है वो -306 है इसलिए। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। पहले दो टर्म में से x कॉमन निकलेगा और दूसरे टर्म में से -17 बाहर निकले, क्योंकि ये 17 इंटू 18 होता है, ठीक है। तो 17 बाहर अंदर क्या बचेगा, x प्लस 18। तो x प्लस 18 बाहर निकाल लोगे तो बचेगा x माइनस 17। तो आंसर क्या आएंगे, एक बार x इज इक्वल टू -18 और एक बार पॉजिटिव। हमें आंसर क्या कहे थे, पॉजिटिव ही होने चाहिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एक 17 होगा और दूसरा 17 प्लस 1 18। ये दो हमारे आंसर होंगे, 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, एक हमें ये दिया हुआ है 20, ये मैंने इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड द 30 टर्म ऑफ गिवन AP 10 7 4 एंड अप टू इनफाइनाइट जा रही है सीरीज, ठीक है। तो AP में हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो ये जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, A कहते हैं। D हम किसे कहते हैं, डिफरेंस। तो जो ये A1 होता है इसे हम A1 कहते हैं, इसे A2 कहते हैं, इसे A3, इस तरह से चलता है। तो A2 माइनस A1 यानी 7 में से 10 जाएगा तो -3, उसे हम डिफरेंस कहते हैं। और n यानी कितने टर्म हमें फाइंड करने, 30 टर्म फाइंड करनी है हमें। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 30। तो हम फॉर्मूले में रख देते हैं, an इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो A30 इज इक्वल टू A प्लस N की जगह पे 30 और D, फिर A और D की वैल्यू जो भी है वो हम पुट कर देते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो A30 हमें मिलेगा -77। इस कैलकुलेशन में आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद से कर सकते हो। जो क्वेश्चन डिस्कस करने लायक होगा उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, हमें दिया है A7 इज इक्वल टू 18, A18 इज इक्वल टू 7, देन A25 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये क्वेश्चन भी दो तरीके से होता है, दोनों तरीके समझना अच्छे से। सबसे पहला तरीका तो जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि A7 को ऐसे ही फॉर्म में लिख लो जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा, A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1D। तो A7 हमें 18 दिया हुआ है तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा A प्लस 6D। ये पहला इक्वेशन हुआ। जैसे ही मैंने A7 लिखा, सिमिलर पैटर्न पे आप A18 लिखो, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7 प्लस A प्लस 17D, क्योंकि A18 मुझे 7 दिया हुआ है। अब मुझे A25 फाइंड करना है, ठीक है। तो A और D अननोन है, जो मुझे नोन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, थर्ड चैप्टर में इक्वेशन चला गया, देखो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देता हूँ। तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ध्यान से, 17 में से 6 जाएंगे तो 11D, A में से तो A जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 7 में से 18 जाएंगे तो -11, ठीक है। राइट हैंड साइड को मैंने राइट हैंड साइड से माइनस किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से। तो D इज इक्वल टू मुझे मिलेगा -1, और उसी D को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 18 इज इक्वल टू A -6 हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू 6 -6, और -6 इस तरफ आएगा तो 18 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 24। अब मुझे A भी मिल गया और D भी मिल गया, तो अब A25 फाइंड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फॉर्मूला रख दिया मैंने, A25 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। मैंने सारी वैल्यू पहले से रख दी। तो ये 25 माइनस 1 24, और 24 इंटू क्या हो जाएगा, -1, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस तरह से आप कर सकते हो, पर इसके पास एक और तरीका है। ये जो फॉर्मूला है उसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि AN इज इक्वल टू M एंड AM इज इक्वल टू N। ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 7 यहाँ पे है और यहाँ पे 7 यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 18 है, ठीक है। अगर MCQ में क्वेश्चन आए या FIB में आए तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा काफ़ी। AN इज इक्वल टू M होता है और AM इज इक्वल टू N होता है, तो D हमेशा ही -1 आता है, ठीक है। ये प्रूव हो चुका है। इसलिए AN इज इक्वल टू M, AM इज इक्वल टू N हो तो D ऑलवेज -1 आएगा। और उसका A अगर डायरेक्टली फाइंड करने को बोले तो M प्लस N -1 होता है। देखो हम इसका A डायरेक्ट फाइंड करते हैं। M क्या है हमारे पास 18, N क्या है हमारे पास 7, 18 प्लस 7 कितना होता है 25, उसमें से 1 माइनस करो
24 डायरेक्ट आया। सिमिलर पैटर्न पे अगर हमें A25 फाइंड करने को बोला था ना, उसका भी फॉर्मूला है m + n - 5। तो p की जगह 25 रखो, m मेरे पास है 18, n मेरे पास है 7 और p माइनस करो तो 25 - 25 = 0। तो डायरेक्ट यही आंसर आएगा। तो ये आपको आपकी जो भी फेयर नोट वगैरह होती है उसमें आप ये लिख लो तो एंड में रिवीजन में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -2 -3 फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन सेक्शन ए में भी आता है। ठीक है, एक ही मार्क्स में आता है ये। ठीक है, तो इसको देखो, इसका डायरेक्ट आंसर मैं पहले बता देता हूँ। जब भी किसी कोऑर्डिनेट का x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे ना तो आंसर हमेशा y कोऑर्डिनेट होता है, बट पॉजिटिव में, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं कहूँ -2 और -3 का डिस्टेंस कितना होता है x एक्सिस से, तो उसका आंसर आएगा 3। x का y कोऑर्डिनेट होगा। अगर y एक्सिस का पूछा है तो x आंसर आएगा। -2 है पर हम पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, क्यों पॉजिटिव में? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो इसका सिंपली ये शॉर्टकट है, तो आप इसे भी याद रखो हमेशा। ठीक है, FIB में आता है, पुराने पेपर देखे हो तो आपको पता होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है पर 2 मार्क्स का, इसलिए मैं इस तरह से मेथड करके लिख रहा हूँ। अब हम देखते हैं, देखो कि एक्चुअली हुआ कैसे। कि -2 और -3 है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे कोई -2 -3 होगा, यहाँ पे -3 होगा और x का -2 होगा। यहाँ पे ऑफकोर्स x एक्सिस पे है तो उसका y 0 होगा और ये y पे है तो उसका x 0 होगा। अब क्या पूछ रहे हैं कि x एक्सिस की बात करते हैं, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये पूछा है। तो ये कोऑर्डिनेट हुआ, ये हुआ। हमारे पास फॉर्मूला है PQ = x2 - x1² + y2 - y1²। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2। तो हम फाइंड करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, x2 मेरे पास है -2, x1 है -2 तो +2 हो जाएगा, यानी 0 होने वाला है। y2 मेरे पास है 0 और -3 +3 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, 0 + 9 यानी कि √9 = क्या आएगा आंसर 3। तो देखो x एक्सिस से कहा था तो क्या आंसर आया, y कोऑर्डिनेट, बट पॉजिटिव में आया। ठीक है, ये खास याद रखना, बिकॉज ट्रू फॉल्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसका आंसर होगा इस तरह से 3 यूनिट होगा। सिमिलर पैटर्न पे y का देख लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। उसके कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसी में फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, PA करके दिया है। तो x2 हमारे पास है 0 + 2 का होल स्क्वायर, ये -3 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 + 0 तो ये हो जाएगा 4 = 2। तो y एक्सिस से क्या आएगा आंसर, x कोऑर्डिनेट बट पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखो cos θ = 12/13 दिया हुआ है, देन फाइंड द tan θ एंड sin θ। अब देखो उसके लिए हम एक ट्राइंगल देखते हैं कि यहाँ पे देखो cos θ का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब डेफिनेटली राइट ट्राइंगल में होता है सब कुछ, तो अगर ये हाइपोटेनियस और बेस मिल गया तो हमें परपेंडिकुलर भी मिल ही जाएगा। ठीक है, तो हम वो पहले फाइंड करते हैं। तो देखो फाइंड हमें tan θ और sin θ करना है। तो पाइथागोरस के हिसाब से AC² = AB² + BC² होगा। AC हमारे पास ऑलरेडी है, AB हमारे पास फाइंड करना है हमें, और BC हमारे पास 12 है। ठीक है, 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का 144, माइनस होगा 169 में से इस तरफ आने के बाद तो 25 बचेगा। तो मुझे AB मिल जाएगा 5 यूनिट। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया यानी 5 यूनिट लिखते हैं, तो AB 5 लिख दो यहाँ पे। अब मुझे क्या कहा है, tan θ फाइंड करो। तो tan θ का मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है, 5 है, और एडजेसेंट क्या है, 12। आंसर होगा 5/12। sin θ का है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 5 और हाइपोटेनियस है हमारे पास 13। तो कोई भी दे इसमें से आप ऐसे निकाल सकते हो। ये ट्रिपलेट आप याद रख लेना, 5, 12 और 13 बहुत बार रिपीट होती है, तो आपको ये करने की भी ज़रूरत ना पड़े, इसलिए इसे याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करनी है। तो देखो 2 cot² 45 + cos² 60 - sin² 60। तो cot² 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 उसका स्क्वायर, sin 30 सेम वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर।
ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ये एग्जाम्पल 1 ही है इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से, तो मैंने वो डायरेक्टली बुक में से यहाँ पे ले लिया है। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, then angle of elevation of the top of the tower is found 60 डिग्री, then find the height of tower। तो देखो हम इसे ट्राइंगल में अज्यूम करते हैं कि ये जो ए बी है वो टावर है, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। उसके बाद बी सी जो है वो 15 मिनट डिस्टेंस है, ठीक है, टावर के फुट से जो डिस्टेंस है वो कितना है 15 मीटर। देन सी जो है वो एलिवेशन एंगल है, उसके ऊपर से जो दिखता है बिल्डिंग के ऊपर से एलिवेशन इस तरफ देखने का 60 डिग्री है। तो हमें फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो देखो इसमें हम 10 यूज़ कर सकते हैं, साइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपकी जो मर्जी आप सामने यूज़ कर सकते हो। बट याद रखना साइन का अगर यूज़ करने जाओगे तो अपोजिट और हाइपोटेनस आपके पास नहीं है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। बट 10 की वैल्यू अगर रखोगे 10 60 से तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट से तो सिर्फ एक ही वैल्यू मिसिंग रहेंगी, तो यानी कि 10 की वैल्यू रखने से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो 10 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। 10 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी और सी बी 15 है, तो सॉरी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 15 √3। ये क्या है सेंटीमीटर में आई थिंक, नहीं मीटर में, तो आपके हाइट ऑफ टावर क्या होगी 15 √3 मीटर, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था। अब इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर देखोगे तो कई जगह पे, ठीक है, पुराने पेपर होते थे उसमें ऐसा दिया जाता था √3 की कोई ना कोई वैल्यू दी जाती थी 1.4 1.5। अगर वो आपको ब्रैकेट में ऐसा प्रोवाइड करते हैं तो आपको एंड में लिखना है √3 की जगह पे और फिर कैलकुलेशन करनी है। बट अगर ब्रैकेट में नहीं देते तो आपको इतना लिख के छोड़ देना है, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। अगर ब्रैकेट में √3 की वैल्यू दे तो आपको पुट करके कैलकुलेशन करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। यही आपका कंप्लीट आंसर है। हाइट ऑफ टावर इज 15 √3 मीटर। 34 देखो, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end and find the surface area of resulting cuboid। तो क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम में से। एक क्यूब कुछ इस तरह से, दूसरा क्यूब इस तरह से, दोनों का वॉल्यूम ईच का मतलब होता है इसका भी 64 है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और दोनों को ज्वाइन किया जाता है तब जाके उसका सरफेस एरिया क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो सबसे पहले तो हमें अगर इसकी साइड्स पता हो तो हम आगे काउंट करें ना, तो ठीक है। तो उसके लिए ये क्यूब है तो फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। तो वॉल्यूम कितना दिया है 64 और साइड का क्यूब। अब इसका मतलब हमें साइड अगर निकालनी है तो हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा 64 का। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो मुझे ये सारे के सारे साइड कितनी मिले 4 मिल गई, ठीक है, क्योंकि सेम है तो इसकी भी 4 4 ही होगी। ओके, तो अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है और पीछे 4 लिख दिया। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं इसको L लूँ, L इज इक्वल टू 4 और इसको मैं ब्रेथ लूँ और हाइट, तो 4 + 4 हाइट तो पूरी टोटल कितनी होगी 8 होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ठीक है, दोनों मिलके अब क्यूबॉइड बन गया, क्यूब नहीं रहा है, ठीक है। तो 2 L × B 4 × 4 + B × H + H × L, ठीक है। तो 4 4 = 16, 8 4 = 32, अगेन 32 और 32 आई थिंक 64 एंड 2 × 64 और 16 कितने होंगे 80 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो 80 और 2 160। एरिया कहा है इसलिए यूनिट लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे साइड सेंटीमीटर में आई थी। तो हमारा आंसर होगा रिजल्टिंग जो भी होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट्स इन द रेशियो 5:3। देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। 2 सिलेंडर है अलग अलग, तो पहले वाले सिलेंडर की रेडियस में 1 ले लेता हूँ, R1 ले लेता हूँ, दूसरे वाले के R2। सिमिलर पैटर्न पे हाइट भी पहले सिलेंडर की H1 और दूसरे की H2। अब मुझे कहा है कि रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, हम दोनों का वॉल्यूम का रेशियो ले लेते, तो
पहले वाला सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर 1 स्क्वायर H1 और दूसरे वाले का पाई आर 2 स्क्वायर H2, क्योंकि रेशियो करने को कहा है। पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो ये R1 अपॉन R2 का स्क्वायर जो है उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ स्क्वायर, और H1 अपॉन H2 को साइड में लिख देता हूँ। तो R1 अपॉन R2 जो रेडाई का जो रेशियो है वो हमें दिया हुआ है 2:3, और H1 अपॉन H2 कितना दिया है 5:3। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का 9, 5 वैसा का वैसा, 3 वैसा का। तो 5 4 ज़ा 20 और 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा, उनका रेशियो कितना आएगा आंसर 20:27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है एक ही सेंटर पे अलग अलग रेडियस के सर्कल। ठीक है, तो ये एक सर्कल है वो एक सेंटर पे है और उससे रेडियस अगर बढ़ा दी तो ये C2 सर्कल हो गया। ये छोटा वाला है उसको मैंने C1 नाम दिया हुआ है। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनकी रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। तो देखो सबसे पहले तो हम इन सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। लार्जर रेडियस को हम कैपिटल R बोलेंगे। जो OA और OB है, ठीक है, लार्जर सर्कल की वो कितनी है 5, और जो स्मॉलर सर्कल की रेडियस हमें एक ही बार दी गई है यहाँ पे 3। ठीक है, तो देखो अब मुझे फाइंड क्या करना है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी कि मुझे AB फाइंड करना है। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये जो टेंजेंट बन रहा है रेडियस के साथ दूसरे सर्कल के साथ, तो ये ऑलवेज 90 होता है। ठीक है, तो OAC क्या होगा, ये राइट ट्रायंगल होगा। तो राइट ट्रायंगल होगा तो OA हाइपोटेनियस हो जाएगा, OC परपेंडिकुलर और AC बेस। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। तो OA 5 का स्क्वायर, OC 3, AC स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे तो AC कितना मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको AC कितना मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब सिमिलरली आप देखो कि यही 5 3 है, CB भी कितना ही मिलने वाला है 4 ही मिलने वाला है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सिमिलरली CB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो AB इज इक्वल टू 2 इंटू AC। AC 4 है, 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, हमें वैल्यूज़ दी गई है। मीन दिया हुआ है x बार 25.857, सिग्मा FI दिया है 120, सिग्मा FI इसका मतलब होता है n 140 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है अज्यूमिंग मीन। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। हमारे जो मीन फाइंड करने के 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन। तो उसमें से हमें अज्यूमिंग मीन फाइंड करने होता है। तो उसका फॉर्मूला पुट करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है डायरेक्टली x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय n। तो सारी वैल्यू हमारे पास है। मीन कितना दिया है 25.857, FI DI 120, सिग्मा FI 140। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन है इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेशन एक ही साथ दिखा दिया। ये इसका आंसर होगा 0.857। वैसे आप 2 डिजिट तक जाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, 3 डिजिट तक जाना कंपलसरी नहीं है। तो 25.857 माइनस हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो मीन कितना मिल जाएगा ये 25, जो कि हमारा आंसर है। ये अज्यूमिंग मीन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मोना टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, एक 1 रुपीज़ का कॉइन एंड 2 रुपीज़ का कॉइन से ऐसा कहा है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड। यही क्वेश्चन सेम अब टेक्स्ट बुक में मोना की जगह आई थिंक हरप्रीत नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 कॉइन है तो हमें टोटल आउटकम पता होनी चाहिए। टोटल आउटकम हमें कितने मिलता है 4 मिलते हैं। या तो दोनों बार हेड आ सकता है, या तो एक बार हेड और टेल, या तो टेल और हेड, या तो दोनों टेल। अब एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ये होता है कि एक बार तो कम से कम हेड आना ही चाहिए। एक से ज़्यादा बार होगा अगर तो चलेगा, पर एक से कम तो नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखो हेड कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे 2 बार है, चलेगा, कम से कम एक बार होना चाहिए। यहाँ पे भी है, यहाँ पे, यहाँ एक भी बार नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने होंगे 3 ही होंगे, HH, HT एंड TH। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 ऊपर और टोटल आउटकम नीचे। आंसर आ जाएगा 3/4, प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 1 हेड। तो देखो यहाँ पे आपका सेक्शन बी जो है वो फिनिश होता है।
बट अब इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि ये कैसे आए थे क्वेश्चन। देखो ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि टोटल कितने क्वेश्चन थे आपके बी में अटेम्प्ट करने, इसे अच्छे से समझना। 14 है, आपको लिखने कितने 10। तो देखो कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे वो भी मैं बताऊँगा। पोलिनोमियल से 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1, एपी से 2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1, ट्रिगो में से 2 आए थे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में से 1, हाइट एंड डिस्टेंस वाला है वो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से 2, सर्कल में से 1, स्टेटिस्टिक में से 1 और प्रोबेबिलिटी में से। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अब एक एवरेज बच्चे के लिए क्या होता है, हो सकता है बहुत बच्चे कर लेते हैं, पर एवरेज बच्चों को ये एक ट्रिग्नोमेट्री और एक सरफेस एरिया वॉल्यूम है वो टफ पड़ता है बहुत। ठीक है, तो सेक्शन बी की अगर आप प्रिपरेशन करो अच्छे से, तो यहाँ पे अगर इस पे फोकस ना करो तो भी आपके 10 क्वेश्चन बन जाते हैं इस पेपर के पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, ऑफिशियल सैम्पल पेपर है इसलिए करो। ठीक है, तो ये करो, मना नहीं करता हूँ मैं, पर पहले ये इजी वाले चैप्टर फिनिश कर लो जो इन दो ट्रिग्नोमेट्री और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से तो ईजी ही है। वैसे ट्रिगो में एक क्वेश्चन अच्छा था, डायरेक्ट वैल्यू के बेस पे हमने जो किया, ऐसे क्वेश्चन आए तो और भी अच्छी बात है। पर अगर आपको करना है तो पहले ये चैप्टर फिनिश कर लो, अगर आपको ये 2 चैप्टर टफ लगते हैं तो। ठीक है, तो स्मार्ट वे में काम करो तो आपको ये सेक्शन जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, सिमिलर पैटर्न पे सेक्शन सी में भी इसी तरह से एनालिसिस करेंगे तो आपको ये प्रिपरेशन करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है पूरे पेपर में जो अभी करवाया है ए और बी दोनों में, तो आप कमेंट कर सकते हो, और बाय मिस्टेक मुझसे भी कोई एरर हो गई हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, सी यू लेटर।